नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के कुछ विचारों और कहानियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब के कुछ हिस्से हैं, लोगों के अनुभव हैं और एक समरी भी है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कोवी का अपना नज़रिया, जिम कॉलिन्स या अरुण गांधी जैसे जाने माने लोगों के विचार, और कुछ बहुत ही पर्सनल किस्से भी शामिल हैं। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन सब में से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालें जो वाकई काम की हैं। कोवी का कहना है कि असली कामयाबी या कह लीजिए असरदार होना वो बाहर से ओढ़ी हुई चीज़ों से नहीं आता, हम्म। बल्कि वो अंदर के चरित्र से आता है। ये एक अंदर से बाहर वाला तरीका है। तो देखते हैं ये है क्या आखिर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल बुनियादी है। कोवी असल में ना कैरेक्टर एथिक और पर्सनैलिटी एथिक का फर्क समझाते हैं। उनका मानना था कि पिछली कई सदियों से मतलब ज्यादातर जोर चरित्र पर ही था, ईमानदारी, साहस, न्याय, इस तरह की चीजों पर। अच्छा। लेकिन पिछले 50-60 सालों में फोकस शिफ्ट हो गया। मतलब फोकस चला गया पर्सनैलिटी एथिक पर, जैसे कि जल्दी कामयाब होने के नुस्खे या फिर एक अच्छी इमेज बनाना, बातचीत का तरीका सुधारना, ऐसी चीजें। बिल्कुल। ये सब ऊपरी चीजें हैं, एक तरह से मेकअप की तरह। शायद थोड़ी देर के लिए काम कर भी जाएं, लेकिन अगर बुनियाद यानी कि चरित्र अगर वो कमजोर है तो लंबी दौड़ में बात नहीं बनती। कोवे साफ कहते हैं कि असली और टिकाऊ सफलता चरित्र से ही आती है। उन्होंने अपने बेटे का एक अनुभव भी शेयर किया ना इसमें। शायद जब वो उसे बेसबॉल या पढ़ाई में मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो बाहर से तो वो बहुत अच्छे और मददगार दिख रहे थे, हाँ। पर अंदर ही अंदर वो शायद मानते थे कि बेटा उतना काबिल नहीं है। कुछ ऐसा था। हाँ, बिल्कुल। और जब उन्हें ये एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम उनकी बाहरी तकनीक नहीं है, बल्कि उनका अंदरूनी नजरिया, उनकी सोच है, तब जाकर बदलाव आया। उन्हें पहले खुद को बदलना पड़ा, अपनी सोच का ढांचा बदलना पड़ा, जिसे कोवे पैराडाइम कहते हैं। अच्छा, तो ये पैराडाइम या सोचने का ढांचा ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो असल में है। हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। ये हमारे दिमाग का नक्शा है, या कह लीजिए दुनिया को देखने का हमारा अपना चश्मा। और यही चश्मा तय करता है कि हम चीजों को कैसे समझेंगे और कैसा बर्ताव करेंगे। ओह, जैसे वो एक तस्वीर वाला उदाहरण भी देते हैं ना, जिसमें किसी को बूढ़ी औरत दिखती है तो किसी को एक जवान लड़की। वही, बिल्कुल। एक ही तस्वीर, दो बिल्कुल अलग नजरिए, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारी समझ कितनी व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो सकती है। और जब ये नजरिया अचानक बदलता है, जिसे वो आहा मोमेंट कहते हैं, हाँ हाँ। तो सब कुछ बदल जाता है, एकदम से क्लैरिटी आ जाती है। जैसे वो न्यूयॉर्क सबवे वाली कहानी थी। लेखक पहले बच्चों के शोर से बहुत परेशान था और उनके पिता को बिल्कुल गैर जिम्मेदार समझ रहा था। हम्म। फिर पता चला कि बच्चों की माँ का अभी अभी अस्पताल में देहांत हुआ है और वो पिता बेचारा सदमे में है। तो एकदम से गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। मतलब नजरिया बदलते ही भावनाएं और व्यवहार सब बदल गए। एग्जैक्टली। यही पैराडाइम शिफ्ट की ताकत है। कोवी कहते हैं कि असरदार होने के लिए हमें अपने इन मानसिक नक्शों को लगातार जांचना होगा और उन्हें सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, सेवा, इनके साथ अलाइन करना होगा, मिलाना होगा। ये सिद्धांत एक लाइट हाउस की तरह हैं, वो बदलते नहीं हैं। अटल है। और ये जो 7 आदतें हैं, ये हमें इसी रास्ते पर आगे ले जाती हैं, एक तरह की यात्रा पर। हाँ, बिल्कुल। कोवी इसे मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम कहते हैं। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम ये एक यात्रा है, निर्भरता यानी डिपेंडेंस से स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस, और फिर आगे परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता, यानी पहले हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, आप मेरा ख्याल रखो। फिर हम आत्मनिर्भर बनते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। और आखिर में हम समझते हैं कि मिलकर काम करने में ज्यादा ताकत है, हम मिलकर बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। और सच्ची प्रभावशीलता इसी परस्पर निर्भरता में है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले स्वतंत्र होना जरूरी है। आप किसी पर निर्भर होकर परस्पर निर्भर नहीं हो सकते। इसीलिए पहली 3 आदतें निजी जीत या प्राइवेट विक्ट्री कहलाती हैं। अच्छा, प्राइवेट विक्ट्री। हाँ, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, स्वतंत्र बनाती हैं। आदतें 1, 2 और 3।
और अगली 3 आदतें 4, 5, 6 वो फिर सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री हैं, जो बाहर के दुनिया, हमारे रिश्तों और टीम वर्क से जुड़ी हैं। सही। और 7वीं आदत जो है वो इन सबको बनाए रखने के बारे में, मतलब खुद को तरोताज़ा रखना, नवीनीकरण। तो ये एक क्रम है, पहले अंदरूनी जीत हासिल करनी है, फिर बाहरी जीत। फसल काटने से पहले बीज बोना पड़ता है, जमीन तैयार करनी पड़ती है। समझ गया। इन सब के पीछे एक और जरूरी सिद्धांत का जिक्र आता है, पीपीसी बैलेंस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। पीपीसी? हाँ लगता है, पर है बड़ा सीधा साधा। अब वो सोने के अंडे देने वाली हंस की कहानी याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, लालची किसान वाली। बस वही। तो पी मतलब प्रोडक्शन यानी नतीजा, जो हमें चाहिए, सोने के अंडे। और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो क्षमता या साधन जो नतीजा देता है, यानी वो हंस। तो मतलब अगर सिर्फ अंडों पर ध्यान दिया और हंस को भूखा रखा तो अंडे मिलने बंद हो जाएंगे। और अगर सिर्फ हंस की देखभाल की और अंडे इकट्ठे नहीं किए तो खाएंगे क्या? संतुलन जरूरी है, बैलेंस। एग्जैक्टली, यही बात है। ये संतुलन हर चीज में चाहिए, आपकी सेहत का और आपका काम, आपके रिश्ते का और उनसे मिलने वाली खुशी का, आपकी टीम का और उसका प्रदर्शन का। कोवे कहते हैं कि अक्सर हम नतीजों के पीछे इतना भागते हैं कि उस क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं जो नतीजे पैदा करती है। जैसे वो लॉन मोवर का उदाहरण दिया उन्होंने। अगर मशीन का ध्यान नहीं रखा, उसकी सर्विसिंग नहीं कराई, तेल पानी नहीं दिया, तो वो घास काटना बंद कर देगी। बिल्कुल, और कर्मचारियों के साथ भी यही है। आप शायद लोगों के हाथ खरीद सकते हैं, मतलब उनका टाइम खरीद सकते हैं, पर उनका दिल और दिमाग नहीं। वो तो तभी मिलेगा जब आप उनका यानी पीसी का ध्यान रखेंगे, उनके विकास का, उनकी जरूरतों का। सही बात है, बिल्कुल। अब आती है पहली आदत पर, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। ये शायद सबसे बुनियादी आदत है ना? हाँ, ये फाउंडेशन है। इसका मतलब सिर्फ पहल करना ही तो नहीं है, शायद उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है ये मानना, दिल से मानना कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने चुनाव के मालिक हैं। देखिए, कोई घटना होती है स्टिमुलस, और फिर हमारी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स होती है। प्रोएक्टिव इंसान इन दोनों के बीच जो खाली जगह है ना, उसमें मौजूद चुनाव करने की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करता है। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण कितना पावरफुल है इस मामले में। यातना शिविर की उस भयानक अमानवीय स्थिति में भी उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ बाहर से कुछ भी किया जाए, पर उनकी आंतरिक स्वतंत्रता, ये चुनने की आज़ादी कि वो स्थिति का सामना कैसे करेंगे, वो कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, और ये चुनने की ताकत हमें हमारी यूनिक मानवीय क्षमताओं से मिलती है। आत्मजागरूकता यानी खुद को समझना, कल्पना, नए रास्ते सोचना, विवेक, सही गलत की समझ, और स्वतंत्र इच्छा यानी चुनाव करना। जानवर सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, हम चुन सकते हैं। तो प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, उनका फोकस कहाँ होता है? वो अपने प्रभाव के दायरे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं। यानी वो चीजें जिन पर वो वाकई कुछ कर सकते हैं, जैसे अपनी सेहत सुधारना, नई स्किल सीखना, अपना काम बेहतर करना, अपने रिश्तों को सुधारना। अच्छा। जबकि जो प्रतिक्रियाशील लोग होते हैं वो ज्यादातर चिंता के दायरे, सर्कल ऑफ कंसर्न में उलझे रहते हैं। मौसम कैसा है, सरकार क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब वो चीजें जिन पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं होता। और शायद इससे उनका प्रभाव का दायरा और भी सिकुड़ जाता है ना, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को या हालात को दोष देते रहते हैं। सही कहा, वो अपनी ताकत बाहरी चीजों को दे देते हैं। और उनकी भाषा से भी पता चलता है। प्रतिक्रियाशील भाषा होती है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे ये करना पड़ता है, मजबूरी वाली भाषा। जबकि प्रोएक्टिव भाषा होती है चलो देखते क्या विकल्प है, मैं ये चुनता हूं, मैं ये करूंगा, ये जिम्मेदारी लेने वाली भाषा है। इसमें वो प्यार एक क्रिया है वाली बात भी शायद इसी से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है जो आता जाता रहता है। प्यार एक चुनाव है, एक वर्ब है, एक काम है। रिश्ते बिगड़ने पर प्रतिक्रियाशील इंसान कहता है अब वो पहले वाली फीलिंग नहीं रही। प्रोएक्टिव इंसान प्यार करता है, यानी वो सेवा करता है, सुनता है, समझता है, धैर्य रखता है। चाहे वो फीलिंग उस पल में हो या ना हो, वो प्यार को चुनता है। ये तो हुई पहली आदत, बहुत पावरफुल है। अब दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंडिंग माइंड। इसका क्या मतलब है? वो अंतिम संस्कार वाला विचार? हाँ, वो एक तरीका है इसे समझने का, एक पावरफुल एक्सरसाइज है।
सोचिए कि आप अपने जीवन के अंत में किस रूप में याद किया जाना चाहेंगे। लोग आपके बारे में क्या कहें, आपने क्या योगदान दिया, कैसे इंसान थे। ये आदत बेसिकली कहती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले या जीवन जीने से पहले अपनी मंजिल तय कर लो, आपको जाना कहाँ है। अपना एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाओ जो आपके सबसे गहरे मूल्यों पर आधारित हो। वो आपका कंपस बनेगा। जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाना जरूरी है, वरना पता चला दीवारें खड़ी कर दी और बाद में लगा कि अरे कमरा तो गलत जगह बन गया। पहली रचना दिमाग में होती है, दूसरी असल में। बिल्कुल सही। कोवी कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहली मानसिक रचना, दूसरी भौतिक रचना। अगर हम अपनी पहली यानी मानसिक रचना का नेतृत्व खुद नहीं करते, तो या तो हालात उसे तय करते हैं या फिर दूसरे लोग हमारे लिए कर देते हैं। फिर हम उनकी स्क्रिप्ट पर जी रहे होते हैं, अपनी पर नहीं। और यहीं पर शायद लीडरशिप और मैनेजमेंट का फर्क भी आता है। एग्जैक्टली। लीडरशिप यानी ये तय करना कि कौन सा जंगल काटना है, सही दिशा चुनना। और मैनेजमेंट यानी उस जंगल में कुशलता से पेड़ काटना। अक्सर हम पेड़ काटने में इतने कुशल और व्यस्त हो जाते हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि हम सही जंगल में हैं भी या नहीं। आदत 2 लीडरशिप के बारे में है। पहले ये तय करो कि जाना कहाँ है, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके मूल्य क्या है। तो ये मिशन स्टेटमेंट सिर्फ एक बार लिखकर दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है, रोजमर्रा के फैसलों में इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, ये आपका पर्सनल संविधान है। और तभी तीसरी आदत काम आती है, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, तो आदत 1 कहती है आप ड्राइवर हैं, आदत 2 कहती है नक्शा बनाओ, और आदत 3 कहती है अब गाड़ी चलाओ, एक्शन का टाइम। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। ये आदत 1 प्रोएक्टिव होना और आदत 2 लक्ष्य तय करना को अमल में लाने की बात है। ये एग्जीक्यूशन है, अनुशासन है, ये मैनेजमेंट की आदत है। और इसका सबसे अच्छा टूल है वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट वाला अर्जेंट, नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट वाला मैट्रिक्स। वही क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे कोई संकट, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट, जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, तैयारी करना, सीखना, सेहत का ध्यान रखना। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे कुछ फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के छोटे मोटे काम जो जरूरी लगते हैं पर होते नहीं। और क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे टाइम पास, फालतू की चीजें। तो जो हाईली इफेक्टिव लोग हैं वो अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? क्वाड्रेंट 2 में वो जरूरी चीजों को महत्वपूर्ण होने से पहले ही कर लेते हैं। वो तैयारी करते हैं, योजना बनाते हैं, रिश्ते मजबूत करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं। इससे क्वाड्रेंट आई के संकट अपने आप कम हो जाते हैं। वो आग लगने का इंतजार नहीं करते, आग बुझाने के इंतजाम पहले से रखते हैं। लेकिन क्वाड्रेंट 2 के कामों की कोई तुरंत की डेडलाइन नहीं होती ना, तो उन्हें टालना बहुत आसान होता है। और क्वाड्रेंट 3 के काम जो जरूरी लगते हैं पर होते नहीं, वो हमारा ध्यान खींचते रहते हैं, फोन बजता रहता है, ईमेल आते रहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए क्वाड्रेंट 2 में रहने के लिए इच्छा शक्ति और अनुशासन चाहिए। और सबसे बढ़कर कम महत्वपूर्ण चीजों को ना कहने की हिम्मत चाहिए, भले ही वो अच्छी चीजें क्यों ना हो। आपके अंदर एक बड़ा हाँ जलना चाहिए अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति। तभी आप छोटी मोटी कम जरूरी चीजों को ना कह पाएंगे। इसमें दूसरों को काम सौंपना यानी डेलीगेशन, वो भी शायद जरूरी हो जाता है। हाँ, बहुत जरूरी, खासकर क्वाड्रेंट 3 के काम। और कवि यहाँ 2 तरह के डेलीगेशन बताते हैं। एक है गोफर डेलीगेशन, यानी तरीका बताना, जाओ ये ले आओ, ये ऐसे करो, फिर वो करो। इसमें आप मैनेजर बने रहते हैं। अच्छा। दूसरा है स्टीवर्डशिप डेलीगेशन, यानी आप नतीजा बताते हैं, हमें ये नतीजा चाहिए, रिसोर्स बताते हैं, सीमाएं बताते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। लेकिन कैसे करना है ये सामने वाले पर छोड़ते हैं। जैसे उन्होंने अपने बेटे को लॉन की देखभाल का काम सौंपा था। नतीजा था हरा और साफ लॉन, पर पानी कब देना है, घास कब काटनी है, ये तरीका बेटे को खुद सोचना था। एग्जैक्टली। स्टीवर्डशिप डेलीगेशन लोगों को जिम्मेदारी और आज़ादी देता है, उन्हें सशक्त बनाता है। इसमें शुरू में समझाने में शायद ज्यादा समय लगे, लेकिन लंबे समय में ये कहीं ज्यादा असरदार है और आपको क्वाड्रेंट 2 के कामों के लिए फ्री करता है। ये तो हुई निजी जीत की 3 आदतें: प्रोएक्टिव होना, अंत को ध्यान में रखना और पहली चीजें पहले करना।
अब सार्वजनिक जीत आदत 4, 5 और 6 पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट है इमोशनल बैंक अकाउंट का। ये क्या चीज है? ये रिश्तों में भरोसे का एक बहुत अच्छा रूपक है, मेटाफर। जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, वैसे ही हर रिश्ते में एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। अच्छा इसमें हम भरोसा जमा करते हैं या निकालते हैं। अच्छा, कैसे? हर बार जब आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसका वादा निभाते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप वादा तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो आप विड्रॉ कर रहे होते हैं। और जाहिर है रिश्ते तभी अच्छे चलते हैं जब अकाउंट में बैलेंस अच्छा हो, जब भरोसा ज्यादा हो। बिल्कुल, अगर अकाउंट खाली है या ओवरड्रॉन है, तो रिश्ता तनावपूर्ण होगा, बातचीत मुश्किल होगी। डिपॉजिट कैसे करें? कोवी कुछ तरीके बताते हैं, जैसे सामने वाले को सच में समझना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जैसे किसी की पसंद नापसंद याद रखना, शिष्टाचार दिखाना, वादे निभाना, उम्मीदें साफ करना, कंफ्यूजन ना रखना, अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखना, और जब आप गलती करें यानी विड्रॉ करें तो ईमानदारी से माफी मांगना। इसमें भी वो छोटी चीजें ही बड़ी होती हैं वाली बात शायद लागू होती है। हाँ बिल्कुल, किसी के मुश्किल समय में बस उसका हाल पूछ लेना, या उसके बच्चे की किसी छोटी सी उपलब्धि पर उसे बधाई देना, या बिना कहे कोई छोटी सी मदद कर देना, ये छोटी बातें बड़े डिपॉजिट बन सकती हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं कि आप परवाह करते हैं। और कोवी कहते हैं कि बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव, सबसे बड़ा डिपॉजिट है। तो जब रिश्तों का ये आधार मजबूत हो, यानी इमोशनल बैंक अकाउंट में अच्छा बैलेंस हो, तो फिर आदत 4 पर काम करना आसान हो जाता है। जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, क्योंकि तब भरोसा होता है। विन विन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपसी फायदे की तलाश करने वाली एक मानसिकता है, एक फलसफा है। ये जीवन को एक मुकाबले के मैदान की तरह नहीं, बल्कि सहयोग के एक क्षेत्र की तरह देखता है। कोवी ने इसके अलावा और भी नजरिए बताए ना, जैसे विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ, मतलब दब जाना या दूसरों को खुश करने वाला रवैया, लूज लूज, ना मैं जीतूंगा ना तुम्हें जीतने दूंगा, दुश्मनी वाला रवैया, और सिर्फ विन, मुझे बस अपनी जीत से मतलब है, तुम्हारा क्या होता है मुझे परवाह नहीं। हाँ, ये अलग अलग पैराडाइम है। और दुख की बात यह है कि हमारी दुनिया में ज्यादातर सिस्टम हमें विन लूज के लिए प्रोग्राम करते हैं। स्कूल के नंबर, स्पोर्ट्स, कई बार ऑफिस की पॉलिटिक्स भी। लूज विन वाले लोग अक्सर अच्छे बनने के चक्कर में अपनी ज़रूरतें और भावनाएं दबा देते हैं। और लूज लूज तो तबाही का रास्ता है। विन विन सबसे परिपक्व और टिकाऊ तरीका है। विन विन के लिए क्या चाहिए होता है? 2 मुख्य चीजें, साहस, कॉरेज, यानी अपनी बात, अपनी ज़रूरतें खुलकर रखने का साहस, और विचारशीलता, कंसिडरेशन, यानी दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की विचारशीलता। इन दोनों का बैलेंस चाहिए। और एक प्रचुरता मानसिकता का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। सफलता, खुशी, संसाधन, ये सीमित नहीं है। अगर आपको सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए कम हो गई। इसकी उल्टी सोच है कमी मानसिकता, स्कैरसिटी मेंटालिटी। ये सोचना कि केक का बस एक ही टुकड़ा है, अगर तुम्हें मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। विन विन के लिए प्रचुरता मानसिकता जरूरी है। और अगर कभी विन विन संभव ना हो पाए तो, मान लीजिए किसी सिचुएशन में ऐसा हल निकल ही नहीं रहा है जिससे दोनों की जीत हो, तो एक और बहुत मैच्योर विकल्प है नो डील, कोई समझौता नहीं। ये तय करना कि अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान नहीं निकल पा रहा है तो बेहतर है कि हम अभी कोई समझौता न करें, बजाय इसके कि कोई एक पक्ष बाद में महसूस करे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। ये भी एक तरह का विन विन है। ये बात तो सही है। ठीक है, अब आज ये आदत 5 जो शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है या सबसे मुश्किल है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में कितना सीधा लगता है ना, पर करने में शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरे को समझने के इरादे से नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। सही कहा। या तो हम खुद बोल रहे होते हैं या फिर हम दिमाग में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं कि अब क्या बोलना है। हम सुनते ही नहीं हैं। कॉबी कहते हैं कि हमें समानुभूतिपूर्ण श्रवण करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सिर्फ ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना तो है ही, पर उससे भी गहरा। इसका मतलब है सिर्फ शब्द सुनना नहीं,
बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना को समझना, दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना, उनकी फीलिंग्स को महसूस करना, ये सहानुभूति से भी आगे है, जहां आप बस अफसोस जताते हैं। समानुभूति में आप समझने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ तकनीक नहीं है, इसके लिए सच में दूसरे को समझने की गहरी इच्छा और चरित्र चाहिए। जैसे वो आंखों के डॉक्टर वाला उदाहरण देते हैं। कोई मरीज आया और डॉक्टर ने बिना आंखों की ठीक से जांच किए सीधे अपना चश्मा उतार कर दे दिया कि ये लो, इससे मुझे तो बढ़िया दिखता है, तुम भी लगा लो। हाँ, हम भी तो अक्सर यही करते हैं। बिना दूसरे की समस्या को ठीक से समझे, उसकी भावनाओं को महसूस किए, हम सीधे अपनी सलाह देने लगते हैं, अपने अनुभव बताने लगते हैं। हाँ, वो 4 तरह की आत्मकथात्मक प्रतिक्रियाएं बताते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएट, हम तुरंत सहमत या असहमत हो जाते हैं। जांच, प्रोब, हम अपने नजरिए से सवाल पूछते हैं। सलाह, एडवाइस, हम अपने अनुभव से समाधान देते हैं। और व्याख्या, इंटरप्रेट, हम सामने वाले के इरादों या व्यवहार का अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। ये सब समझने में रुकावट डालते हैं। बिल्कुल, तो करना क्या चाहिए? पहले निदान, फिर उपचार। डॉक्टर की तरह पहले मरीज की पूरी बात सुने, समझें, उसे महसूस कराएं कि आपने उसकी बात वाकई सुनी और समझी है। इसे कोवी मनोवैज्ञानिक हवा देना कहते हैं। जैसे हमें जीने के लिए शारीरिक हवा चाहिए, वैसे ही समझे जाने के लिए मनोवैज्ञानिक हवा चाहिए। अच्छा, मनोवैज्ञानिक हवा। हाँ, जब सामने वाले को ये मिल जाती है, जब उसे लगता है कि हाँ, इसने मेरी बात समझ ली है, तब वो शांत होता है और आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। तब आप अपनी बात ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तो जब हम दूसरों को गहराई से समझ लेते हैं, तभी हम उन्हें अपनी बात ठीक से समझा सकते हैं। और यहीं से रास्ता खुलता है आदत 6 का। सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। हाँ, सिनर्जी एक तरह से बाकी सभी आदतों का क्लाइमैक्स है, उनका नतीजा है। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि कुल मिलाकर जो नतीजा निकलता है वो अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से ज्यादा होता है। यानी 1 + 1 = 3 या 4 या 10। ये रचनात्मक सहयोग है। क्रिएटिव कोऑपरेशन। ये होता कैसे है? मतलब 1 और 1 3 कैसे हो जाते हैं? ये तब होता है जब हम मतभेदों को बोझ नहीं, बल्कि एक संपत्ति, एक ताकत समझते हैं। अलग-अलग नजरिए, अलग-अलग अनुभव, अलग-अलग विचार, जब ये टकराते नहीं बल्कि सम्मान के साथ मिलते हैं, तो ऐसे नए और बेहतर समाधान या आइडियाज निकलते हैं जो कोई एक व्यक्ति अकेले सोच ही नहीं सकता था। ये तीसरे विकल्प बनाना है। जैसे वो पति पत्नी का छुट्टी वाला उदाहरण था शायद। एक को पहाड़ों पर कैंपिंग के लिए जाना है, दूसरे को समुद्र किनारे आराम करना है। विन लूज होता तो एक जीतता, एक हारता। कॉम्प्रोमाइज होता तो शायद दोनों थोड़ी थोड़ी नाखुश रहते। पर सिनर्जी से वो शायद कुछ ऐसा प्लान बना लें जो दोनों की गहरी इच्छाओं को किसी नए और बेहतर तरीके से पूरा करें। बिल्कुल, यही सिनर्जी है। लेकिन इसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे का भरोसा चाहिए, यानी इमोशनल बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए। विन विन सोच यानी आदत 4 होनी चाहिए। और एक दूसरे को गहराई से समझना आदत 5 की कोशिश होनी चाहिए। ये थोड़ा अनिश्चित और वल्नरेबल महसूस हो सकता है, क्योंकि आप कंट्रोल छोड़ने को तैयार होते हैं, नतीजा पहले से पता नहीं होता, पर यह बहुत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकता है। तो ये तो हुई 6 आदतें जो हमें प्रभावशीलता की ओर ले जाती हैं। अब आखिरी आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये किस बारे में है? ये खुद को रिचार्ज करने, अपने नवीनीकरण करने के बारे में है। वो कहानी है ना कि एक लकड़हारा घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, थक गया था, पर पेड़ कट नहीं रहा था। किसी ने कहा, रुको, अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। हाँ, मतलब हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सबसे जरूरी औजार यानी खुद को ही मेंटेन करना भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये आदत बाकी 6 को मुमकिन बनाती है। अगर आपकी आरी तेज नहीं होगी तो आप बाकी आदतें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ये खुद पर किया गया सबसे जरूरी निवेश है, अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पीसी को बढ़ाना। कोवी ने इसके 4 मुख्य पहलू बताए हैं ना, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक। हाँ, 4 डायमेंशन में नवीनीकरण। पहला है शारीरिक, फिजिकल, मतलब सही खान पान, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम, शरीर का ध्यान रखना। दूसरा है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल,
ये धर्म से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है अपने मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना, प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना या प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना। ये आपकी लीडरशिप का कोर है। और तीसरा है मानसिक। हाँ, मानसिक नवीनीकरण मतलब अपने दिमाग को तेज रखना, लगातार सीखना, पढ़ना, सिर्फ अपने फील्ड का नहीं बल्कि अलग-अलग विषयों का अच्छा साहित्य, लिखना, सोचना, योजना बनाना, अपने दिमाग को चैलेंज करना। कोवी कहते हैं कि टीवी देखना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। और चौथा सामाजिक भावनात्मक। ये हमारे रिश्तों से जुड़ा है। दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाना और उन्हें निभाना। इसमें आदत 4, 5, 6 का इस्तेमाल होता है। दूसरों की सेवा करना, उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना, उनमें भरोसा दिखाना और अपनी अंदरूनी सुरक्षा बाहरी चीज़ों जैसे लोग क्या कहेंगे, पद, पैसा पर नहीं बल्कि अपनी चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित करना। जब आप अंदर से सुरक्षित महसूस करते हैं तभी आप दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। और शायद इन चारों पहलुओं में संतुलन जरूरी है, किसी एक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, संतुलन बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये चारों एक दूसरे को ताकत देते हैं, ये सिनर्जिस्टिक हैं। जब आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करते हैं तो आप मानसिक रूप से भी ज्यादा अलर्ट होते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से शांत और केंद्रित होते हैं तो आप अपने रिश्तों में ज्यादा धैर्यवान और समझदार होते हैं। तो ये एक तरह का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र है। हाँ, कोवी इसे अपवर्ड स्पाइरल कहते हैं। आप सीखते हैं, लर्न, फिर आप उसे करने का वादा करते हैं, कमिट, और फिर आप उसे करते हैं, डू, और फिर आप अगले स्तर पर सीखते हैं, वादा करते हैं और करते हैं। ये लगातार विकास और सुधार की प्रक्रिया है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या टेक्निक्स नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है, एक फ्रेमवर्क है जो चरित्र से शुरू होता है, हमें निर्भरता से स्वतंत्रता, निजी जीत और फिर परस्पर निर्भरता, सार्वजनिक जीत की ओर ले जाता है और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहने, आरी तेज करना पर जोर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप एक दिन पहुंच जाएंगे। ये एक सफर है, एक सतत प्रक्रिया है। कोवी खुद कहते थे कि वो भी इन सिद्धांतों पर पूरी तरह अमल करने के लिए रोज संघर्ष करते थे। अहम बात है दिशा सही रखना और कोशिश करते रहना। ये हर दिन, हर पल का चुनाव है। जिम कॉलिंस ने जो फॉरवर्ड लिखा था उसमें बिल गेट्स का उदाहरण देकर बताया था कि कैसे गेट्स ने शायद अनजाने में ही सही इनमें से कई आदतों को अपनी जिंदगी और काम में उतारा, चाहे वो प्रोएक्टिव होकर सही समय पर माइक्रोसॉफ्ट शुरू करना हो या अंत को ध्यान में रखकर अपने फाउंडेशन के इतने बड़े लक्ष्य तय करना हो, या फिर लगातार नई चीजें सीखते रहना, आरी तेज करना हो। हाँ, और कोवी के परिवार के सदस्यों ने भी किताब में बाद में लिखा कि कैसे कोवी ने सिर्फ इन सिद्धांतों के बारे में लिखा या सिखाया नहीं, बल्कि उन्हें अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ जीने की पूरी कोशिश की। उनका वो सिद्धांत था ना, पहले घर पर सफल हो, सक्सीड एट होम फर्स्ट। वो इसी अंदर से बाहर के अप्रोच का हिस्सा था। ये अंदर से बाहर वाला तरीका वाकई सूझने पर मजबूर करता है। लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से ही शुरू होता है। और भागदौड़ वाली दुनिया में जहां अक्सर शॉर्टकट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और बाहरी दिखावे का बोलबाला है, कोई व्यक्ति इन स्थायी मूल्यों या सिद्धांतों पर कैसे टिका रह सकता है? अपनी अंदर की आवाज या ज़मीर को कैसे सुने, जैसा कोवी बाद में 8वीं आदत में कहते हैं, और बाहरी दबावों के बावजूद सही रास्ते पर कैसे चले? व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखने का, सिद्धांतों के साथ जीने का आज के समय में असल मतलब क्या है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इस बेहतरीन और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी इन विचारों से अपनी जिंदगी को और असरदार बनाने के लिए कुछ नई प्रेरणा, कुछ नई दिशा जरूर मिली होगी।